ग्रीन सिग्नल मिला है, मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, उसमें भी रिकॉर्ड वोट हम लोग लाएंगे। लोगों को अगर जैन जी के ऊपर विश्वास नहीं था, और निश्चित तौर पे सच्चाई यही है, कुछ क्षेत्र में बहुत कम रहे जिसके चलते उनकी टिकट पार्टी ने हटाया। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश इंटरव्यू ऑन विल। आज हमारे साथ प्रदीप प्रसाद मौजूद हैं और प्रदीप प्रसाद के विषय में सबसे पहले आपको बता दूं, ये जनसेवा से अपनी पारी की शुरुआत की, लोगों के दिलों में जगह बनाने की शुरुआत की और उसके बाद ये कई पार्टीज में गए। विस्तृत में हम लोग जानकारी पाएंगे उस विषय में। फिलहाल आपको बता दूं कि निर्दलीय ये विधानसभा के लिए भी खड़े हुए थे और 60,000 से भी प्लस जो है ये वोट लाए थे और इतने लोगों के जो है अभी दिलों पे ये राज करते हैं। फिलहाल ये बीजेपी के नेता हैं और ऐसे में जो है हम लोग इनसे मुखातिब होंगे, जानेंगे बहुत सारी जानकारियां इनके भी विषय में और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान चुनावी मुद्दे हैं उनके भी विषय में। तो सबसे पहले तो ढेर सारा स्वागत हजारीबाग अपडेट्स। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज मौका दिया। प्रदीप प्रसाद अभी बीजेपी के जो है नेता है और ऐसे में मोदी की गारंटी लेकर के चल रहे हैं आप। उधर इंडिया गठबंधन के भी सभी लोग, बड़े बड़े चेहरे जो हैं लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीट लाएगी एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन तो झारखंड की बात करें तो निश्चित तौर पे 14 में 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो उनकी जो करतूतें अभी सामने आ रही है, अभी कुछ ही देर पहले उनके जो एक भारी कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम साहब थे वो भी तुरंत गिरफ्तार हुए हैं, और एक नौकर के यहाँ इतना पैसा पकड़ा जा रहा है तो समझिए कि मालिक के यहाँ कितना पैसा होगा। 5 साल से जनता इतना त्रस्त है, 4.5 साल से, और लोग दिन गिन रहे हैं कि किस तरह से इसकी सरकार जाए। पूरी तरह से नेतृत्वहीन सरकार रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो खेल हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। तो जितनी भी इन लोग के बारे में बोला जाए कम ही होगा कि किस तरह से अराजकता फैला हुआ झारखंड में, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तब उन्हें चैन की सांस मिले। क्या लगता है आपको? आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, कई पंचायत में 4-5 पंचायत रोज आपके एक हाफ पीरियड में हो जाते हैं, फिर आप बीच में मीटिंग्स करते हैं, फिर सेकंड अभी भी जनसंपर्क से लौट रहे हैं इतनी रात्रि के वक्त में, और उधर भी लगातार जो है कभी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कभी कल्पना सोरेन आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक जो हैं आ रहे हैं। 4 जून के बाद क्या तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी? तस्वीरें तो साफ है। आपकी बार 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण इलाका में जाएंगे, आप लोग भी घूम रही होंगी, तो जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों में जो मोदी जी के प्रति आस्था है और जिस तरह से उन लोग का वक्तव्य आ रहा है, मैं बाइट भी दे सकता हूँ, जिस हिसाब से उन लोग का वक्तव्य आ रहा है कि मोदी जी ने जितना हम लोगों के लिए किया उतना आज तक कोई नहीं किया, और हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे मरते दम तक नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। तो गजब का जोश है वोटरों के प्रति। तो निश्चित तौर पे अगर वोटर लोग आपके प्रति, आपके पार्टी के प्रति इतना उम्मीद रख रहे हैं तो हम लोग का तो हौसला बढ़ता ही है। क्या लगता है, मतलब आगे आप पहले आजसू में थे, उसके बाद निर्दलीय आप खड़े हुए, इतना सारा वोट आपने लाया, मतलब इतने सारे लोगों के दिलों पे आपने राज करा, ये कह सकते हैं। फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और अब एक बिल्कुल एक्टिव मोड में, तो क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिला है क्या बीजेपी की तरफ से? ग्रीन सिग्नल मिला है काम करने के लिए कि आप काम करें, लोगों के बीच में जाएं, यही सिग्नल है। मोदी जी का ही नारा है, जितने असहाय लोग हैं जो उनके साथ आप जितना से ज़्यादा उनको मदद कर पाएँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपने शुरुआत जब से करी पर्सनली, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हजारीबाग के जो लोग हैं देख रहे होंगे वो प्रदीप प्रसाद को बखूबी जान रहे होंगे कि वो हजारीबाग के बेटे हैं, और अगर मान लीजिए बीजेपी जो है टिकट देती है आपको, क्योंकि बीजेपी से कई चेहरे जो हैं विधानसभा के लिए आने के लिए बेताब हैं, तो अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो क्या लगता है क्या सबसे पहला काम करेंगे आप? मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, उसमें भी रिकॉर्ड वोट हम लोग लाएंगे, और हजारीबाग की जनता चाह रही है जो उसका सपना पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो मेरे प्रति लोगों का उम्मीद जगा हुआ है, जो विश्वास है कि अगर प्रदीप प्रसाद को अगर मौका मिलता है तो कुछ अच्छा करेंगे और कुछ गरीबों लोग का भलाई करेंगे, तो उसे हम पूरा करेंगे। उसको पूरा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और पूरा करके ही मरेंगे।
अच्छा, आपने ग्राउंड रिपोर्ट की बात करी। ऐसे में कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने भी कलेक्ट किए, उसमें आ रहा है कि भाई नहीं, हम लोग बीजेपी नहीं, इस बार तस्वीर बदलेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे या इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। रीज़न है कि जो जैसे बड़का गांव अब इलाका है, विस्थापन वाला इलाका है, गोंदलपुरा के लोग जो है उन पर दबाव कहीं ना कहीं ये हो रहा है, जैसा उन लोगों का कहना है। तो लोगों का कहना है कि जो बीजेपी के हमारे सांसद थे, चूंकि आप अभी मनीष जायसवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं आप लगातार, तो जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने केंद्रीय स्तर पर हमारी बातें नहीं उठाई, तो इसीलिए हम लोग इस बार तस्वीर बदलेंगे। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, लोगों को अगर जैन जी के ऊपर विश्वास नहीं था, और निश्चित तौर पे सच्चाई यही है, कुछ क्षेत्र में बहुत कम रहे जिसके चलते उनकी टिकट पार्टी ने हटाया और एक योग्य उम्मीदवार को उतारा है जो बड़का गांव के ही हैं। अगर उनका पैदाइश देखा जाए तो बड़का गांव के जुगरा गांव में हुए, तो वहाँ के दर्द को समझते हैं। तो लोगों में, बड़का गांव के लोगों में खास उत्साह है कि मनीष जायसवाल को टिकट मिला है, तो काफ़ी खुश हैं। और एक रिकॉर्ड वोट बड़का गांव से भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगी। विस्थापन की समस्या दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है, लेकिन सही नेतृत्व नहीं मिला। वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनका सहयोग नहीं मिल पाया, और इस बार विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो हम लोग निश्चित तौर पर जो समस्या है केंद्र के प्रति रखेंगे और मोदी जी इस बात को समझेंगे। जो विस्थापन का दर्द है, निश्चित तौर पर बहुत ही दर्द असहनीय है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, प्रदीप प्रसाद की बात की जाए, कब कूदे इस क्षेत्र में, कब से जनसेवा के क्षेत्र में कूदे और कब से राजनीति पर बिल्कुल ये हुए? सच्चाई तो यही, राजनीति हमको कभी अच्छा नहीं लगा, न नेता कहलाने अच्छा लगता है, न नेता का ड्रेस पहनने अच्छा लगता है। हम समाज सेवा ही करना चाहते थे और शुरुआत भी हम यहीं से किए थे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जिसमें हमारे पॉकेट मनी से भी हम लोगों के बीच में किसी गरीब को देखते थे, इलाज की ज़रूरत है कुछ, तो हम लोग मिल के करते थे। और जैसे जैसे शक्ति होते गया हम लोग करते गए और रिकॉर्ड सेवा किए हैं। चाहे कोई एक आदमी अगर सांप के दवा काटने से, मैंने सांप काटने से अगर दवा नहीं मिल पा रहा, उसके लिए असहाय, तो उसके लिए हम लोग रात दिन खड़े रहते हैं और उसको हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में जान बचाई। ब्लड के लिए हजारीबाग के लोग उतना मोटिवेट नहीं थे ब्लड डोनेशन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी हम लोग काम किए। अच्छा, इन चीज़ों पर अगर थोड़ी बात की जाए, क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी लोग रोए, काफ़ी इमोशनल मूवमेंट होगा, कुछ एक कहानी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक परिवार आया, गरीब परिवार ही था, करीब 1.5 लाख रुपया लेके मेरे पास देने आया कि आपके चलते मेरा बच्चा हुआ है, सो इसको आप रख लीजिए, बच्चा मेरा बचा है। उसका बेटे को सांप काट लिया, तो उन्होंने ये बताया हमको कि रख लीजिए। हम नहीं रख लिए, तो रोते रोते उन्होंने पैसा दिया, तो हमको रखना पड़ा उनकी भावनाओं को देख के। जब हम हार गए, हम फिर उसके घर गए वापस करने के लिए, तो इतना रोए उन लोग कि हम लोग को भी साथ में रोना पड़ा, और फिर उनको बहुत मुश्किल से पैसा उनको दे के हम लोग आए। काफ़ी गरीब लोग थे, उनकी भावनाओं को समझिए। जो जिसका परिवार बच जाता है, आप किसी को बचा पाते हैं, जिसका परिवार उजड़ने से इससे आप बढ़िया कुछ नहीं। और आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं, अगर हम लोग ढंग से काम करें तो 2,000-3,000 रुपये में भी जान बचा सकते हैं लोगों का। इतनी गरीबी है, आप सही मार्गदर्शन करें उनको। आज स्वास्थ्य विभाग सबसे अस्वस्थ है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एम्बुलेंस वाला लेके जाता है तो ऐसे अस्पताल में, नर्सिंग होम में रख दिया जाता है जहां लूट लिया जाता है। आप अपना इच्छा से कुछ नहीं कर सकते वहाँ। लोगों के साथ किस तरह से किया जा रहा है। जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं आज रांची में, जो अस्पताल में नामचीन डॉक्टर हैं, 1 to 5 में गिनेंगे, सारे लोग आज इतना अपराध कर रहे हैं, हम तो अपराध कहना चाहेंगे, इतना अपराध कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। 30 लाख 40 लाख रुपया एक एक आदमी का बिल लेते हैं। बताइए 30 लाख 40 लाख रुपया क्या होता है, क्या लगाया जाता है शरीर के अंदर, उसके बाद भी लोग मर जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है तो आपको इलाज की ज़रूरत, अगर 5 लाख का टारगेट है, आपको अगर 1 लाख का बीमारी है तो उसमें भी 5 लाख का बिल बनाने के लिए झूठ मूठ का ऑपरेशन कर दे रहे हैं। इंश्योरेंस है तो मुसीबत, नहीं है तो मुसीबत। क्या चल रहा है गोरख धंधा जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जो स्वास्थ्य विभाग में जो खेल हो रहा है, डॉक्टर लोग जिस तरह से महीना अपना बांध लिए, हमको 1 करोड़ कमाना चाहिए, 2 करोड़ कमाना चाहिए, हमको 5 करोड़ कमाना चाहिए, ये तो बहुत भयावह है। और निश्चित तौर पर अगर कभी मौका मिले तो इसको हम पूरे देश में उठाएंगे कि कहीं न कहीं इसकी रोक लगे। काफ़ी लोग त्रस्त हैं, पूरे जीवन की पूंजी एक बार अगर किसी को बीमार पड़ता है तो उसमें सारा लोग चल जाते। तो एक एम्स का तो ज़रूरत था, मेडिकल कॉलेज खुला, वो भी बहुत कुछ इलाज अभी करने लायक नहीं हुआ है। अगर हमारे सांसद जागरूक होते, जैसे निशिकांत दुबे ने आज देवघर में कर दिया, तो काबिल तारीफ़ है। उस तरह का यहाँ भी ज़रूरत है। और मनीष जायसवाल जी जीतेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग उनके साथ बातों को रख के इस तरह का काम करने का प्रयास करेंगे कि हजारीबाग का एक इतिहास बने सेवा के क्षेत्र में। अच्छा,
बार बार सांसद जयंत सिन्हा की बात उठ रही है टिकट मनीष जायसवाल को मिलने के बाद, और उसके बाद जिस तरह से रुख कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? साथ ही साथ एक और न्यूज़ के माध्यम से हमने भी वीडियो देखा था कि एक 100-150 लोगों की जनसभा हो रही थी, उसमें से हिंदू समाज के लोग, मेहता कुशवाहा लोग बैठे हुए थे, और उस न्यूज़ में क्लियर वे में वो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम कुशवाहा हैं या फलाना मेहता हैं नाम के साथ, लेकिन जो वहाँ के जो भी बीजेपी के नेतागण जो भी सभा कर रहे थे वो क्लियर वे में कह रहे थे यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के बैठे हैं, और सभी ने टोपी भी पहनी हुई थी। उस पर एक प्रतिक्रिया लोगों की 2-3 की ये भी आई कि हम लोगों को बोले कि नहीं नहीं उतारना नहीं है, तो हम लोगों ने नहीं उतारा। उस पर भी यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया आई थी, क्या बोलेंगे उस तरह का? देखिए, जसवंत सिन्हा के बारे में कुछ बात करना भी अशोभनीय लगता है। बड़े कद के नेता थे, बड़ा पद था उनका, 3 बार सांसद रहे, 2 बार उनके पुत्र सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, विधायक दल का नेता रहे। इतना कुछ उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इतना मान सम्मान दिया, राष्ट्रपति के भी उम्मीदवार रहे, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। ये उनका पद का और उनके जो कद था, दोनों के लिए शर्मनाक बात है। हम लोग को बोलना भी नहीं चाहिए उनके लिए, लेकिन मजबूर हैं बोलने के लिए। आज हजारीबाग को जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि बड़े नेता हैं, कुछ हजारीबाग के लिए होगा। हुआ क्या? ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनसे पर्सनली भी बहुत आग्रह किया कि सर आप बहुत बड़े लोग हैं, आप अगर चाहेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपये चंदा में मिल जाएगा, एक अस्पताल बनाइए, ज़मीन मैं फ्री में देता हूँ। इतना मैं कई बार बोला। एक नाम हो जाएगा, आपके मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, पूजनीय होंगे। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर पहल नहीं किया। अच्छा, विपक्षी पार्टी की, फिलहाल चूंकि आप बीजेपी में हैं, विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो उनका कहना है कि हमारे वक्त में ना महंगाई थी, अभी हर पैकेट बंद, सारी चीज़ों की, सारी वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई है, और सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। करप्शन, 10 साल से मोदी सरकार है तो करप्शन भी उस तरह से बढ़ा हुआ है। क्या बोलेंगे इस पर? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। करप्शन कांग्रेस के टाइम में बढ़ा था या मोदी के टाइम में, वो तो जनता जानती है। और महंगाई बढ़ी है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ा है, आदमी का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। लोग आज खुश हैं। हर गांव में एक मजदूर किस्म का आदमी के पास भी बाइक है, सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे हैं। तो कहीं न कहीं गरीबी हटी है, कम हो रही है गरीबी। जब विश्व पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ के चलते आज भारत का अर्थव्यवस्था अच्छा है, और आने वाले दिन में अभी 5वें स्थान में आया है। आने वाले दिन में जो मोदी जी का सपना है इस 5 साल में 3रे स्थान पे, उसको भी लाने का प्रयास हो रहा है, और निश्चित तौर पे लोगों को उनके प्रति आस्था है, वो आएगा। और विपक्षी पार्टी है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ये चल नहीं सकता। आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जब उनके पुत्र खड़े थे 2019 में, उस समय कहाँ थे वो? अच्छा, उनका और भी बहुत कुछ कहना है कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे या फिर उस तरह से किसी कंपनी से कर्ज लेना, जो कि बिल्कुल सनातन धर्म में अशोभनीय है, कई कांग्रेसी नेताओं का भी कहना है, वो चीज़ मोदी सरकार ने करी है। तो क्या बोलेंगे उस पर? और वो वीडियो वाली बात पर आपने कुछ नहीं कहा। न्यूज़ एक आया हुआ था, बीजेपी रांची में जो है एक आयोजन किए हुए थे, और लोगों का कहना था जबरन हमें टोपी पहनाया गया है मुस्लिम का, जबकि वो हिंदू समाज के लोग थे। मनीष जायसवाल को इस प्रश्न पर उन्होंने कहा हो सकता है कि वो साजिश हो, मैंने ये वीडियो नहीं देखी है। आपका क्या कहना है? ये निश्चित तौर पे ये साजिश ही था, और ये अटपटांग बात है। कोई हिंदू मुस्लिम का टोपी पहन के इस तरह का छोटा मोटा काम करेगा, ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। ये सरासर बकवास बात है, बेमतलब का बात है कि लोगों का ध्यान हटाया जाए और इस तरह का प्रोपगंडा चलाए। उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। जो पिछले 5 साल से यहाँ झारखंड में काम किए हैं वो लोगों को दिख रहा है। तो कहीं न कहीं भाजपा के कार्य को दबाने के लिए इस तरह का काम का किया जा रहा है। प्रदीप प्रसाद को लालसा नहीं है टिकट की या चुनाव लड़ने की, लेकिन कुछ समस्याएं जरूर होंगी ऐसे जो इर्द गिर्द आप देखते होंगे हजारीबाग में। कुछ समस्याएं, 5 ऐसी कुछ समस्याएं बता दें जिन पर ज़रूर आपके जो हो सकता है, अगर मनीष जायसवाल को लोग चुने तो आप उनके समक्ष वो बात को रखेंगे या उस चीज़ को करना चाहेंगे। देखिए, शहर में भी हजारीबाग का जो शहर पुराना जो था, जो शहर, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम चाहेंगे उसको पुनः शिक्षा के क्षेत्र में, हजारीबाग जो सेंट कोलंबस कॉलेज था, रांची यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज है, इस तरह का हजारीबाग को शिक्षा के क्षेत्र में आज लाखों युवक हजारीबाग से बाहर का जो अगल बगल के हैं वो हजारीबाग में रह रहे हैं। हजारीबाग की अर्थव्यवस्था चल रही है उस छात्राओं से और छात्रों से। आप इतना लॉज, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट हजारीबाग में भरा पड़ा हुआ है। अगर इसको कोटा जैसा हम लोग सुविधा दे पाते कुछ उस तरह बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हजारीबाग के बच्चे इतने पढ़ने में मेधावी हैं कि हजारीबाग के बच्चे हमेशा पूरे देश में डंका बजाते।
मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है बढ़िया, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बढ़िया नहीं है, और उन लोग के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, शिक्षा नहीं किया गया है, तो वो सब भी करना चाहिए था जो आज तक सोचा नहीं गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। प्रदीप प्रसाद जनसेवा में कूदे जिस वक्त किसी पार्टी में नहीं थे, फिर वो आजसू में आए और आजसू में भी काफ़ी नाम आपने कमाया, काफ़ी दिग्गज नेता बन के रहे। फिर जब उससे टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय आप खड़े हुए और रिकॉर्ड वोटों से आप लगभग आपको वोटिंग हुई, इतने लोग आपको पसंद किए, फिर कांग्रेस में और फिर बीजेपी में आना। अगर इस बार फिर बीजेपी की तरफ से, चूंकि आपने कहा कि पद हो जाने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं करना, अगर फिर एनडीए गठबंधन या बीजेपी की तरफ से नहीं टिकट मिलता है तो फिर प्रदीप प्रसाद किस तरफ रुझान करेंगे? देखिए, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपकी जनता की भावनाओं को समझना होगा। जो आपका टीम वर्क रहते हैं, जो आपके लोग रहते हैं, वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से प्रदीप जी आप आ जाएं, इसमें पावर में आ जाएं। तो उसके लिए उन लोगों का जो सलाह रहता है उसको आपको मानना ही पड़ता है, अपने लोगों का सलाह रहता है। आजसू में आया, आजसू किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ली, टिकट नहीं मिला, तो हमारे जो लोग थे उनके प्रेशर में हम लोग ने चुनाव लड़ा और एक रिकॉर्ड वोट आया, जीतते जीतते हम जीत नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी में भी प्रेशर था कि कांग्रेस पार्टी में जाए, लेकिन उनकी नीतियों को देख के हम 2-3 महीने से भी ज़्यादा नहीं रहे। कोई टिकट मतों से जब आप जीते हैं तो मनीष जायसवाल ही आपके प्रतिद्वंदी थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही प्रतिद्वंदी ही थे, और कभी हम लोग में इस तरह का वैचारिक मतभेद नहीं हुआ कि हम लोग आपस में रिश्ता खराब हुआ। हम भी उनके घर आते जाते रहे, वो भी हमारे घर आते जाते रहे। मैंने एक पारिवारिक रिश्ता उस समय भी पहले भी था और बाद में भी कंटिन्यू करते रह गया, और आज भी कंटिन्यू कर रहा है। क्या आगे का होगा? अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बाद हमारे टीम वर्क के जितने लोग हैं जो राय विचार करेंगे वही करेंगे। पार्टी को भी जनता का मनोभावना समझना चाहिए। आज मोदी जी के प्रति लोगों का आस्था है, तो हमको भी मोदी जी के प्रति आस्था दिखाना होगा। अकेले विचार नहीं किया जाता, अपने लोगों के साथ विचार किया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। तो प्रदीप प्रसाद हमारे साथ थे। आपको एक दफ़ा और बता दूं कि प्रदीप प्रसाद निर्दलीय जब विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे तो रिकॉर्ड मत इनके जो आए थे, रिकॉर्ड वोट्स आए थे इनके, और ये जीतते जीतते बिल्कुल रह गए थे। मनीष जायसवाल प्रतिद्वंदी थे इनके उस समय, और अभी जो है वर्तमान में अगर बात की जाए तो बीजेपी से हैं प्रदीप प्रसाद और मनीष जायसवाल जो हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, उनके साथ मिलकर के, और उनके लिए जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। और कुछ दिनों में वोट करना है। अपनी राय ज़रूर हजारीबाग अपडेट्स के कमेंट बॉक्स में दें, और तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अपराजिता।